जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आज हम एक नए एपिसोड में आपको मैं फिर से एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बनारस में एक परिवार रहता था। जो श्रीमान जी थे उनका नाम था श्री नारायण जायसवाल। उनको सब लोग नारायण साहब कहते थे। पत्नी थी, 3 बेटियां थी, 1 बेटा था। सामान्य भरा पूरा परिवार था। नारायण साहब जो हैं बनारस में रहते थे और उनके पास 35-40 रिक्शे थे और वो रिक्शे जो है ना किराए पे चलाने का काम करते थे। तो फिर अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे। तो एक दिन उनकी वाइफ को ब्रेन हैमरेज हो गया और ब्रेन हैमरेज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुई और कुछ दिन इलाज चला। वो इलाज जो है उसमें उनके 15-20 रिक्शे बिक गए। इतना पैसा उस इलाज में खर्च हुआ, पर दुर्भाग्य से पत्नी को भी बचाया नहीं जा सका। अब नाउ ही हैड 3 डॉटर्स, 3 बेटियां थी, 1 बेटा बच गया था, बेटा छोटा था। बेटियां सयानी हो रही थी धीरे धीरे। खैर, सब जहां पहले 40 रिक्शे थे अब 20 रह गए। परिवार चलने लग गया। उसी में कुछ बेटियों की शादी करनी पड़ी, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई। करते करते जो है वो सिर्फ 4-5 रिक्शे रह गए और कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थीं कि वो 3-4 रिक्शे वो किराए पे देते थे और 1 रिक्शा वो खुद चलाने लग गए। उनकी बेटियां सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रही थी। बच्चा पढ़ने में अच्छा था, लड़का, और पढ़ने का शौकीन था। तो उसका नाम था गोविंद जायसवाल। तब तक परिवार जो है, जो कि आर्थिक स्थिति खराब थी, तो बनारस में जो वाराणसी सिटी स्टेशन है उसको स्थानीय लोग अलईपुर बोलते हैं। तो अलईपुर जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे साड़ी के बहुत सारे कारखाने हथकरघे हैं। तो साड़ी के जितने मज़दूर हैं वो वहाँ रहते भी हैं और चारों तरफ साड़ियों के कारखाने हैं, वहाँ उनमें वो काम करते हैं। तो साड़ियों के मज़दूरों के लिए वहाँ पे ना एक बड़ा ऐसा घेटो सा एक तैयार हो गया है जहाँ पे बहुत सस्ती एकोमोडेशन 100-200-300 रुपये में कमरे मिल जाते हैं और अगल बगल चारों तरफ साड़ी के कारखाने हैं। वहाँ पे वो परिवार रहता था एक कमरे के घर में। बच्चा पढ़ने का शौकीन था, तेज़ था और वो स्थानीय प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो ये घटना है 6th क्लास की। तो उस मोहल्ले में चूँकि कारखाने थे तो कुछ बहुत अच्छी फैमिलीज भी रहती थी, संपन्न लोग भी रहते थे जिनके कारखाने थे, जिनके यहाँ 30-30, 40-40, 50-50 मज़दूर काम करते थे, उतने लूम्स चलते थे और मज़दूर वर्ग भी रहता था। तो इस बच्चे की दोस्ती एक अपने ही इलाके के एक बच्चे से हो गई और ये बच्चा उस बच्चे के घर चला गया। तो ये वापस आ रहा था, तब तक उसके फादर आ गए। तो उसने बोला, अच्छा हाँ, ये बच्चा कौन है? ऐसे उन्होंने जैसे अपने बच्चे के फ्रेंड्स से लोग इंक्वायरी करते हैं ना कि अच्छा ये बच्चा कौन है, अच्छा तो बेटे पापा क्या करते हैं? तो ये निरीह मासूम बच्चा ऐसे बोल दिया कि सर पापा मेरे रिक्शा चलाते हैं। तो उस व्यक्ति ने, जो कि एक संपन्न व्यक्ति था और बहुत बड़ी कोठी में रहता था, उसने अपने बेटे को डांटा कि अब यही रिक्शे वालों के बच्चे ही तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, अब इन्हीं से तुम दोस्ती करोगे, इन्हीं की संगत में रहोगे। और फिर उन्होंने इस बच्चे को डांटा, क्या खबरदार आज के बाद हमारे घर में मत आना और मेरे बच्चे से दोस्ती मत करना। तो उस बच्चे के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तो वो बच्चा अपने घर आया, वो बड़ा परेशान रहा 2-3 दिन। तो वहीं पे उनके पड़ोस में एक लड़का था जो कि पढ़ता था और वहीं पे एक कमरा लेके रहता था। अक्सर ऐसे पूर्वांचल में ऐसे स्टूडेंट्स जो है ना वो सस्ते कमरे लेके शहरों में आते हैं, वहीं तैयारी करते हैं, वहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे उससे बातचीत हुई तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा? अगर मेरे पापा मतलब रिक्शा चलाते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है?
तो उसने बोला देखो यार, ये सोसाइटी का एक ये हमारा ट्रेंड है कि ये तुम्हारी जो सोशल बैकग्राउंड है, ये इसके कारण ये तुम्हें तिरस्कार झेलना पड़ा। तो उसने पूछा कि मैं इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी अपना सोशल बैकग्राउंड बदल लो तुम। तो उन्होंने कहा सोशल बैकग्राउंड कैसे बदलेगा। तो उन्होंने कहा कि सोशल बैकग्राउंड बदलना है, बिजनेसमैन बन जाओ, बिजनेस करो, बड़े आदमी बन जाओ, अमीर आदमी बन जाओ, तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड बदल जाएगा। पर पैसे तुम्हारे पास है नहीं तो तुम बिज़नेस कैसे करोगे। तो या तो तुम कोई अच्छी सरकारी नौकरी पकड़ लो। कहते कौन सी सबसे अच्छी सरकारी नौकरी होती है। और बोला सबसे अच्छी सरकारी नौकरी तो देश में आईएएस की होती है, आईएएस बन जाओ। तो वो बच्चे ने वो बात पकड़ ली। ये घटना तब की है जब वो बच्चा 6th क्लास में था, और उस बच्चे ने उसी दिन प्रण कर लिया था जब कि मैं आईएएस बनूंगा। उसको कुछ नहीं मालूम था आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होती है, सरकारी नौकरी क्या होती है, सरकारी नौकरी करने वाले लोग कौन होते हैं, आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे आईएएस बनना है। कैसे बनना है ये नहीं मालूम था, सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे आईएएस बनना है। तब ये कहानी है 6th क्लास की। फिर सब 7th हुई, 8th हुई, 9th हुई, 10th हुई। उसके बाद उन्होंने, उस बच्चे ने एडमिशन ले लिया हमारे बनारस में एक स्थानीय कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उसका नाम है हरिश्चंद्र कॉलेज। तो उस लड़के, और पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बनारस में जितने भी ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहा है शुरू से। शहर के स्कूलों में, कॉलेजेस में, जिसको इंटरमीडिएट कॉलेजेस कहते हैं, और उसके बाद उन्हीं में जो है आगे डिग्री कॉलेजेस बन गए हैं। तो उस लड़के ने वहाँ से मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद हरिश्चंद्र कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और 3 साल बीए की। इस बीच उनके जीवन का एक ही संकल्प था, एक ही सपना था कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और उसकी वो तैयारी उन्होंने 6th क्लास में शुरू कर दी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहनों की शादी हुई थी, उसमें रिक्शे बिक गए थे। सिर्फ एक छोटी बहन घर पे थी, उसकी शादी होनी बाकी थी। तो ये अपना खर्चा, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, फादर को सपोर्ट करने के लिए ना ट्यूशन्स पढ़ाने लग गए थे। जब ये इंटरमीडिएट और बीए वाले पीरियड में थे, तो इन ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उसमें इनके 3, 4, 5 घंटे खर्च हो जाते थे। तो इनकी सिस्टर ने बोला कि गोविंद, इनका नाम था गोविंद जायसवाल। तो उन्होंने कहा गोविंद तुम जो हो, ये ना ट्यूशन्स में तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और ट्यूशन पढ़ाने ये थोड़ी दूर जाते थे तो पैदल आना जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि गोविंद तुम ट्यूशन पढ़ाना बंद करो, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं काम कर लेती हूँ कुछ। तो अब सब वो बच्ची क्या काम करती। तो उन्होंने घरों में हेल्पिंग मेड के रूप में काम करना शुरू कर दिया। घरों में लोगों के जो है बर्तन मांजने शुरू कर दिए, जो हेल्पिंग मेड्स करती हैं। इस बीच इन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के बाद अब प्रश्न आया कि अब क्या करना है। तो वो जो इनके बगल में जो लड़का रहता था, जो पढ़ाई करता था, उसने बोला कि अब तुमको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर। ये वही मुखर्जी नगर है जिसकी मैंने पिछले दिनों आपको वो किस्सा सुनाया था, मुखर्जी नगर टेल्स में। और ये उसी ज़माने की बात है जब का वो किस्सा था। तो सब हुआ कि अब मुखर्जी नगर जाना है। अब मुखर्जी नगर जाने में तो सब खर्च लगता है। तो मुखर्जी नगर का बजट था उन दिनों करीब 2500 रुपया महीना। तो तय हुआ कि आखिर ये 2500 रुपये महीने कहाँ से आएंगे।
तो इनके पास तो एक ही जरिया था। उन्होंने कहा साहब मैं कुछ समय ट्यूशन पढ़ाऊँगा, ट्यूशन से मैं खर्चा निकालूँगा अपना वहाँ पे, और बाकी देखा जाएगा आगे जैसा होगा। तो साहब वन फाइन डे उन्होंने अपना सामान पैक किया और ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ के गोविंद जायसवाल बनारस से दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने में अब क्या था साहब, एक कमरा लिया, 1400 रुपये का कमरा था, एकदम छोटा कमरा। मतलब उस कमरे की जो डायमेंशन थी वो 7 फीट बाई 5 फीट थी। मतलब 3 फुट का बिस्तर लगा देने के बाद सिर्फ 2 फुट कमरे में जगह बचती थी, और बिस्तर से पैर कभी जो है ना दरवाजे से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि कमरे की लंबाई सिर्फ 7 फुट थी। उसी कमरे में वो खाना अपना बनाते थे और उसी कमरे में रहते थे। फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, सारी समस्याएं थी, तो उन्होंने टिफ़िन लगवा लिया। अब वो ट्यूशन पढ़ाते थे, वहाँ से अपना खर्चा निकालते थे और पढ़ाई करते थे। अब वहाँ पे कोचिंग करनी थी, वहाँ की कोचिंग क्लासेस बहुत महंगी थी, तो सवाल आया साहब पैसे कहाँ से आएंगे। फिर इनके फादर ने एक निर्णय लिया। उनके पास एक छोटा सा प्लॉट था 3 बिस्से का, बनारस में कहीं। तो वो प्लॉट उन्होंने इनके पास 3 प्लॉट थे, हर प्लॉट बेच के इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी की थी। और ये प्लॉट उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, पर बेटे की पढ़ाई के लिए वो प्लॉट बेच दिया इन्होंने। और उससे उस ज़माने में कुछ 5-10 हज़ार रुपये मिले थे उनको, और वो पैसे इन्होंने दे दिए। और ये पैसे दे के गोविंद ने जो है कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली। अब देखिए ये IAS UPSC की जो परीक्षाएं होती है ना, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देने में लगभग, और प्रीलिम्स की तैयारी करने में लगभग 2 साल का ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले 6-8 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, फिर 5-6 महीने बाद, 8 महीने बाद मेंस होते हैं, और मेंस के फिर 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होता है। ये 2 साल का प्रोसेस है। तो साहब इनकी प्रीलिम्स की तैयारी चल रही थी। ये रोज़ाना 3-4 घंटे दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर तैयारी करते थे। इन्होंने मेहनत से साहब प्रीलिम्स निकाल लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लिए। तो उसके बाद अब मेंस की तैयारी होने लग गई। पैसे की बहुत तंगी थी। पैसे का एक ही ज़रिया था, ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन पढ़ाने का मतलब है ज़्यादा समय दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना ज़्यादा समय ट्यूशन्स में देने की बजाय अपने खर्चे घटाऊंगा। तो ये सब जहाँ सारा दिन में 2 टिफ़िन मंगाते थे, इन्होंने 1 टिफ़िन शुरू कर दिया। ये आधा टिफ़िन दिन में खाते थे, आधा रात को खाते थे। गोविंद ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन दिनों चाय 4 रुपए की होती थी। तो इन्होंने कहा था मैं चाय पीना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर आप सुबह और शाम 1 कप चाय पिए तो 8 रुपये लगते थे, और एक महीने में 240 रुपये का खर्च था। और मैंने उस 240 रुपये को बचा के अपने लिए नोट्स, स्टडी मटेरियल, मैगज़ीन्स वगैरह, जो मेरी पढ़ाई की जो सामग्री थी, वो ख़रीदना उचित समझा। तो मैंने चाय पीनी बंद कर दी। मैंने 1 टाइम का टिफ़िन बंद कर दिया। मैं आधा टाइम टिफ़िन खा के गुजारा करने लग गया। खैर सब मेंस क्लियर हो गया। अब तैयारी शुरू हो गई अपने इंटरव्यू की। और गोविंद अपने लक्ष्य के प्रति इतने फोकस्ड थे। इनको किसी ने बचपन में बताया था कि यूपीएससी उसका क्लियर होता है जो कुर्सी पे लगातार 15-16 घंटे रोज बैठ सकता है, रोजाना 15 घंटे पढ़ाई कर सकता है, और जो सारी दुनिया से कट के अर्जुन की तरह उसको सिर्फ यूपीएससी दिखनी चाहिए और सारी दुनिया से उसको कट जाना चाहिए। तो जब ये 12th क्लास में थे तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं खुद को टेस्ट कर लूँ कि मैं वाकई ऐसे कर सकता हूँ क्या। तो ये क्या करते थे साहब, ये जिस कमरे में रहते थे ना, वो मैंने बताया इंडस्ट्रियल एरिया का कमरा था, और उन दिनों बनारस में 14-14 घंटे के पावर कट्स होते थे। तो जैसे ही बिजली जाती थी
चारों तरफ जनरेटर्स चलने शुरू हो जाते थे और आपके इर्द गिर्द 100 जनरेटर्स चल रहे हो तो कितना शोर होता होगा, कितना धुआं होता होगा। तो उस शोर में, उस धुएं में कोई पढ़ाई कर सकता है क्या? तो इन्होंने इसका बहुत एक सरल सा हल निकाला। इन्होंने कहा कि साहब मैंने कहा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कितने भी डिस्ट्रैक्शन में, कितने भी शोर में, कैसे भी पढ़ा जा सकता है। तो जब सबसे ज़्यादा जनरेटर्स का शोर होता था तब मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, थोड़ा सा शोर कम होता था तो मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, और जब शोर बंद हो जाता था तो मैं सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश पढ़ता था। उसके बाद एक बार इन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं ये देखता हूँ कि मैं कितनी दिन तक सिटिंग कर सकता हूँ, मैं कितने दिन तक अपने लक्ष्य पे केंद्रित रह सकता हूँ। इन्होंने अपने आप को दुनिया से काट लिया और एक कमरे में बंद हो गए, और उस कमरे से ये सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए निकलते थे, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और बाकी वो 23 घंटे 50 मिनट उसी कमरे में बंद रहते थे और पढ़ते थे। पूरे 30 दिन तक इन्होंने अपने आप को उस कमरे में बंद करके पढ़ाई की। जहाँ से जनरेटर का शोर आता था ना, वहाँ से उन्होंने वहाँ पे वो कपड़ा ठूंस के उसको बंद कर दिया था। लाइट चली जाती थी, पंखा नहीं होता था, गर्मी के महीने में पसीने से लथपथ ये पढ़ते रहते थे। ये बताते हैं कि उस 30 दिनों में चूँकि मैं निकला नहीं तो मैं नहाया नहीं था, कोई मेरे पास बैठता नहीं था, मेरे शरीर से इतनी बदबू आती थी। बट स्टिल आई वाज सो डिटरमाइंड कि मैंने कहा नहीं निकलना है, 30 दिन तो नहीं निकलना है। तब यूपीएससी की तैयारी के लिए इस लड़के ने 12वीं क्लास में, मतलब 17 साल की उम्र में इस लेवल की तैयारी शुरू कर दी थी। डिटर्मिनेशन देखिए कितना डिटर्मिनेशन था। फिर साहब जब ग्रेजुएशन के बाद जब ये बनारस से दिल्ली जाने लगे तो अब सवाल था कि किस सब्जेक्ट में तैयारी करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं स्टूडेंट तो था मैथ्स का, फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का, पर जो मुझे बनारस में एक लड़के ने कह दिया कि मेरे पास, मेरी यूपीएससी की मैंने तैयारी कर ली है, मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं। और देखिए यूपीएससी का स्टडी मटेरियल बहुत महंगा होता है, पूरा किताबों का सेट कई हज़ार रुपए का आता है। तो उस लड़के ने उनको बोल दिया कि मैं तुम्हें हिस्ट्री की किताब मुफ्त में दे दूँगा। तो चूँकि इनको हिस्ट्री की किताब मुफ्त में मिल रही थी तो इन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट कि भैया हम तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया इन्होंने। फिर एक फ़िलॉसफी सब्जेक्ट था, तो एक सज्जन मिल गया, उन्होंने बोला मैं तुमको फ़िलॉसफी की गाइडेंस फ्री में दे दूंगा। चूँकि गाइडेंस फ्री में मिल रही थी तो हिस्ट्री फ़िलॉसफी इन्होंने सब्जेक्ट ले लिया। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स था और आपने जो है वो हिस्ट्री क्यों ली? कहते यार मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, मुझे तो मुफ्त में किताब मिल रही थी, मैंने हिस्ट्री ले ली। कहते हैं कि अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब कोई मुफ्त में देता तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ले लेता। मुझे यूपीएससी क्रैक करना था, चाहे जिस सब्जेक्ट में करा लेते। फेवरेट कुछ नहीं होता, फेवरेट कंडीशंस नहीं होती आपके जीवन में। कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट कंडीशंस नहीं आएंगी, आपको परिस्थितियों के हिसाब से ही खुद को ढालना पड़ेगा। तो इन्होंने साहब मैथ्स के स्टूडेंट होते हुए खुद को हिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में चालू हो गई है। प्रीलिम्स निकल गया साहब, मेंस निकल गया, तो अब इंटरव्यू की तैयारी होने लग गई। इंटरव्यू के दिन नज़दीक आ गए। इस बीच क्या हुआ था कि ये जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, इनको थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, होगा कि नहीं होगा। स्पेशली वो लोग जिनके पास समय नहीं है। समय नहीं है इन द सेंस, गोविंद कहते हैं कि मैं फेल होना अफोर्ड ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं किसी एक स्टेज पे फेल हो जाऊं, प्रीलिम्स में या मेंस में फेल हो जाऊं और दोबारा 8 महीने मुझे तैयारी करना पड़े, 8 महीने में अफोर्ड नहीं करता था, क्योंकि 8 महीने खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के मेरे पास कोई साधन नहीं था। तो जब आपके पास फेल होने का ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके पास पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं है। वो एक बार सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि एक किला था, उससे फतह नहीं हो रहा था, तो वो अपनी सेनाएं लेके उस द्वीप तक गया और वहाँ जाके उसने अपने सारे शिप्स जला दिए और अपनी सेना को बोला कि या तो जीतोगे या यहीं मर जाओगे, क्योंकि वापस जाने को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वापस जाने का ऑप्शन तब पैदा होगा जब जीतोगे, तब शिप्स बनाओगे, तब अपने घर जाओगे। उसने अपने शिप से जला दिए थे।
गोविंद ने दिल्ली जाके अपने शिप से जला दिए थे कि फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं था ज़िंदगी में, और डिटर्मिनेशन इतना था कि सिवाय चिड़िया की आँख के कुछ दिखता नहीं था। तो फाइनली जब इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू में इनके सामने एक समस्या ये आई कि इन्होंने कहा कि साहब जूता और टाई तो किसी से भी मांग लेंगे, किसी दोस्त से मांग लेंगे, कपड़े कहाँ से आएंगे, कपड़े फिट हो। और इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, ये बताते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है, क्योंकि इनके फादर बहुत लंबे थे, नारायण जायसवाल बहुत लंबे थे, तो गोविंद की हाइट 6 फीट है और थे एकदम दुबले पतले। बताते हैं कि मैं 45-50 किलो का था, तो 6 फुटा आदमी 50 किलो का कितना पतला होगा। अब ऐसे डायमेंशंस के कपड़े नहीं मिल रहे थे किसी मित्र के पास, तो इनके सामने एक समस्या थी कि साहब नए कपड़े सिलाने पड़ेंगे, और कपड़े सिलाने के लिए ट्यूशन पकड़नी पड़ेगी। ट्यूशन पकड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता था। इस बीच एक और घटना हुई थी कि मेंस के आसपास इनके फादर को छोटी सी पैर में चोट लग गई और उस चोट का कायदे से इलाज नहीं हुआ, तो उस पैर में सेप्टिक हो गया और घुटने तक जो है वो पैर सड़ने लग गया, और सड़ने लग गया तो उसमें वो पट्टी बांध के कुछ दिन तो इन्होंने रिक्शा चलाया, पर फिर रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया और फैमिली को सपोर्ट करना था। थोड़े से 500-600 और 700 रुपये, 1000 रुपया वो भेजते भी थे दिल्ली, और वो रिक्शा चला नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अगर मैं रिक्शा चला नहीं पाऊंगा तो मैं रिक्शा रिपेयर करना, क्योंकि रिपेयर तो एक जगह बैठ के होती है। अब वो जो रिपेयर शॉप थी इनके घर से 600 मीटर दूर थी, और वो आदमी 600 मीटर सड़क पे क्रॉल करके घिसट के 600 मीटर रोज जाता था, सारा दिन रिक्शा रिपेयर करता था, वहाँ से जो पैसे मिलते थे वो गोविंद को भेजता था। और गोविंद ने एक बात अपनी फैमिली को कह रखी थी कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे परिवार का कोई समाचार, कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो गोविंद को ये पता ही नहीं था कि उनके घर पे क्या चल रहा है, और फैमिली ने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे फादर इतने बीमार हैं कि उनका पैर काटने की नौबत आ गई है। चॉइसेस। तो साहब जब इंटरव्यू की बारी आई तो गोविंद चाहते नहीं थे कि वो ट्यूशन करें और अपना टाइम उसमें वेस्ट करें, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और मुझे कपड़े बनवाने हैं। तो उनकी सिस्टर उस वक्त प्रेग्नेंट थी, और उनके पास 1500 रुपये थे, जो कि उन्होंने अगले दिन ना अल्ट्रासाउंड कराना था अपना, क्योंकि उनके कुछ प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने बोला था कि कुछ मुझे फीटस में प्रॉब्लम लग रही है, आप तुरंत अल्ट्रासाउंड कराइए, नहीं तो आपको मिसकैरेज होने का खतरा है। तभी जो है गोविंद का फ़ोन आ गया, और इन्होंने वो 1500 रुपये गोविंद को भेज दिया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मुझे मैं आई एम प्रेग्नेंट और मेरे गर्भस्थ शिशु की जान का खतरा है। चॉइसेस। खैर साहब इंटरव्यू हुआ, और गोविंद वॉज एन हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ये यूपीएससी में ना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के थोड़ी सी एक ग्रुप्स अलग होते हैं, और उनके इंटरव्यू के लिए जो पैनल्स बनते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, वो भी अलग होते हैं। तो गोविंद ने इंटरव्यू दिया और इनका इंटरव्यू बेहद शानदार गया, और आमतौर पे जो हिंदी मीडियम जो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू में 60% स्कोर होता है इंटरव्यू में उनका। गोविंद बताते हैं कि उनको 80% उन्होंने स्कोर किया था, एंड ही वॉज द टॉपर ऑफ द हिंदी मीडियम बैच, एंड ओवरऑल रैंकिंग में 48th रैंक आया था उनका, ही वॉज द टॉपर। तो साहब इस तरह 14 मई को जब उनका रिज़ल्ट आया, और जब उन्होंने अपना नाम उस लिस्ट में देखा, फिर सबसे पहले अपने फादर को इन्फॉर्म किया, अपनी सिस्टर्स को इन्फॉर्म किया, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया, और बनारस में अगले दिन जो है मोटी मोटी सुर्खियों में ये खबर छपी कि बनारस के एक रिक्शे वाले के बेटे ने जो है IAS क्रैक किया है, यूपीएससी क्रैक किया, और ही हैज़ बिकम एन IAS, और 48th रैंक वाज अ बिग, वेरी बिग अचीवमेंट।
और सब पूरे बनारस में जो है बधाइयाँ दी जाने लगीं। और गोविंद बताते हैं कि सबसे पहले बधाई देने आने वालों में वही व्यक्ति था जिसने इनको तिरस्कार करके अपने घर से निकाल दिया था। वो आके बोला था कि मुझे मालूम था ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है, ज़िंदगी में कुछ करेगा। तो सब अब बात आती है कि नारायण जायसवाल की फैमिली और गोविंद जायसवाल ने ये इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, नारायण जायसवाल और गोविंद जायसवाल के सामने दे हैड 100 रीजंस टू क्विट। तब हमारे पास पैसे नहीं है। आपको मालूम है, जिन दिनों नारायण जायसवाल का बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, वो अचार को पानी में मिक्स करके उसमें डुबो के रोटी खा रहे थे। चॉइसेस। अगर वो 1000 रुपये वहाँ नहीं भेजते दिल्ली अपने बेटे के पास, तो वो शायद दाल से रोटी खा सकते थे। जब फैमिली को चूज़ करना था तो उन्होंने अचार से रोटी खाना चूज़ किया, दाल से रोटी खाना चूज़ नहीं किया। गोविंद के पास भी एक चॉइस थी, वो छोड़ देते, वो कुछ और कर लेते, कुछ और नौकरी कर लेते। उनके फादर ने बचपन में उनसे कहा था कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मोटर रिक्शा चला लेना। पर नहीं, गोविंद का सपना बहुत बड़ा था। ही कुड हैव, वो उस 12th पास करने के बाद वो ऑटो रिक्शा चलाने का करियर भी चूज़ कर सकते थे, बट नो, उनकी चॉइस थी यूपीएससी। उनकी सिस्टर वो चूज़ कर सकती कि नहीं, मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, मैं 1500 रुपये मुझे अल्ट्रासाउंड में देने हैं। पर नहीं, उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, मुझे अपने भाई को यूपीएससी क्लियर कराना है, मुझे उसको आईएएस बनाना है, मिसकैरेज होता है हो जाए। अगेन चॉइसेस। तो लाइफ में आपके सामने ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। उस वक्त आपकी पूरी जो सोच समझ है ना, उसकी परीक्षा होती है कि आप क्या चुनते हैं। जिस वक्त ये गोविंद एक टाइम टिफ़िन खा के बिना चाय पिए पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं के इर्द गिर्द हज़ारों स्टूडेंट्स उसी मुखर्जी नगर में ऐश और अय्याशियाँ कर रहे थे, लिव इन पार्टनरशिप में रह रहे थे, दारू पीते थे, बियर पीते थे, सिगरेट पीते थे, गांजा फूंकते थे। गोविंद के सामने भी तो ये चॉइसेस आई होंगी ना, कि वो भी अपने किसी फ्रेंड के साथ कभी सिनेमा देख लें, वो भी किसी चट्टी पे बैठ के, अड़ी पे बैठ के हा ही कर लें। उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती थी। अगेन चॉइस। तो उन्होंने चुना कि नहीं, मुझे अपने घर का फ़ोन भी नहीं सुनना है। सब बहाने बनाने के, पीछे हट जाने के, क्विट करने के मौके, बहाने हर आदमी के पास होते हैं। कुछ लोग वो बहाने नहीं बनाते, दे रिफ्यूज़ टू क्विट और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते जाते हैं। गोविंद जायसवाल के केस में हमने यही सीखा कि असफल होने के 1000 बहाने, 1000 कारण हो सकते हैं, वही 1000 कारण सफल होने के भी हो सकते हैं। चॉइस आपकी है। ज़िंदगी में बहुत से मौके आएंगे जब आपको चुनना पड़ेगा, मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। ज़्यादातर लोग क्विट करना डिसाइड करते हैं। गोविंद ने कहा नहीं, पीछे रास्ता है ही नहीं है, मुझे सिर्फ आगे जाना है। मेक द राइट चॉइस। ज़िंदगी में कभी भी गलत निर्णय मत लीजिए, अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तभी जीवन में सफलता हासिल हो। आपकी निगाहें अपने लक्ष्य से हटनी नहीं चाहिए। अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहिए, तभी जीवन में सफलता हासिल होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।